today's lecture is soil as a source of minerals, or how minerals are transported via soil to the plants. Okay, so first of all हम देखेंगे कि what is mineral nutrition. Mineral nutrition होती क्या है, ठीक है. तो ऐसा प्रोसेस प्लांट के अंदर जो हो रहा होता है जिसमें प्लांट्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं various minerals को from the soil solution and then utilize these minerals for their growth, for their development. This process is known as mineral nutrition. So what is mineral nutrition? The process which involves the absorption of minerals from the soil solution and utilization of these mineral ions by plants for their process of growth and development is known as mineral nutrition. ठीक है, mineral nutrition क्या है कि plants जो है मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल सॉल्यूशन से और फिर इन मिनरल आयंस को यूटिलाइज करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इस होल प्रोसेस को कहते हैं मिनरल न्यूट्रिशन. ठीक है, अगर केमिकल कंपोजिशन की बात की जाए प्लांट की तो केमिकली जो कंपोजिशन है प्लांट की दैट विल बी एनालाइज्ड बाय टू वेज. नंबर वन इज बाय इट्स फ्रेश वेट. ठीक है, fresh weight क्या होता है कि when you uproot a plant then wash down the soil particles which are sticking to its roots and then when you weight the entire plant, this weight of the entire plant is now called as the fresh weight. What is fresh weight? जब आप किसी plant को uproot करते हैं then you will wash it. क्यों wash करते हैं? ताकि उसकी roots के साथ जो cling हुए हुए soil particles that should be removed और फिर इस प्लांट को आप जब वेट करते हैं तो ये जो वेट आ जाता है हमारे पास प्लांट का इसको कहा जाता है फ्रेश वेट ऑफ द प्लांट. ओके, द सेकंड वन इज ड्राई वेट ऑफ द प्लांट. सो ड्राई वेट क्या होता है प्लांट का. अब इसी प्लांट को जब ड्राई किया जाता है प्री हीटेड ओवन में या फिर ओवन में इस प्लांट को जब ड्राई किया जाता है ओवन में एट 100 to 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे ताकि इससे जो वाटर है और जो बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो प्लांट बॉडी में रह गए वो रिमूव किए जा सके. ठीक है, और जब फिर इस प्लांट को वेट किया जाता है जिससे वाटर को रिमूव कर दिया गया है तो ऐसे वेट को कहा जाता है ड्राई वेट ऑफ द प्लांट. सो फ्रेश वेट ऑफ द प्लांट क्या होता है जब प्लांट को अपरूट करके उसको वॉश करेंगे ताकि उसके रूट्स के साथ जो सॉइल पार्टिकल्स क्लिंग हुए हैं वो रिमूव हो जाए और फिर उस प्लांट को जो वेट करेंगे उसको कहेंगे फ्रेश वेट ऑफ द प्लांट. इट इंक्लूड्स द वेट ऑफ द वाटर इन द प्लांट. जबकि ड्राई वेट क्या होता है कि जब इसी प्लांट को ओवन ड्राई करेंगे, ठीक है, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ताकि वाटर जो है वो उससे प्लांट बॉडी से रिमूव हो सके, प्लांट ड्राई हो सके. तो ये जब इस प्लांट को जो हमने ड्राई कर लिया होगा ओवन में इसको वेट करेंगे, इसको कहेंगे ड्राई वेट ऑफ द प्लांट. So chemical composition of the plant mainly constitutes of fresh weight and dry weight, but sometimes it also consists of plant ash analysis. What is plant ash analysis? अब जब एक ओवन ड्राइड प्लांट मटेरियल जो हमारे पास आएगा उसको इग्नीट किया जाएगा 400 to 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे एट अ वेरी हाई टेम्परेचर. ठीक है, तो उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स होंगे वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे. ठीक है, और जो बाकी प्लांट के रिमेन्स कंबशन के बाद जो बचेंगे उसको कहा जाएगा प्लांट ऐश. ठीक है, प्लांट ऐश एनालिसिस में क्या होता है कि व्हेन एन ओवन ड्राइड सैंपल और प्लांट मटेरियल को is heated or ignited at very high temperature, that is 400 to 600 degree centigrade, then all the organic materials are oxidized and incombustible matter remains in the plant which is known as plant ash. जो प्लांट ऐश है ये बेसिकली जो है ये मेजर की जाती है, कैलकुलेट की जाती है इन एन इंस्ट्रूमेंट और इन एन ऑपरेटर्स इक्विपमेंट व्हिच इज नोन एज मफल फर्नेस. ठीक है, जिसमें प्लांट ऐश को कैलकुलेट किया जाता है उसको कहा जाता है मफल फर्नेस. सो केमिकल मिनरल न्यूट्रिशन हमने देखा. मिनरल न्यूट्रिशन क्या है कि प्रोसेस जिससे प्लांट्स अपटेक करते हैं मिनरल्स को वाया देयर रूट्स फ्रॉम सॉइल सॉल्यूशन एंड देन यूटिलाइज दीज मिनरल्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इट इज नोन एज मिनरल न्यूट्रिशन. एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लांट इंक्लूड्स द फ्रेश वेट ऑफ द प्लांट, the dry weight of the plant and plant ash analysis.
So when this ash was analyzed, it was found to contain many elements, including the carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, which were oxidized. Okay, all these are not essential for plant nutrition, but when analysis is performed, it is known that there are some essential elements which are identified on the basis of their role which they play in the plant body. ठीक है, अब जब ये प्लांट के एश एनालिसिस किया जाता है तो उसमें ना सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर होंगे, बल्कि बहुत सारे और एलिमेंट्स भी मौजूद होंगे। ये जो सारे एलिमेंट्स प्लांट के अंदर मौजूद होते हैं, ये प्लांट न्यूट्रिशन के लिए जो है इम्पोर्टेंट नहीं होते, सारे के सारे एसेंशियल नहीं होते। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स के लिए एसेंशियल होते हैं, जो रोल प्ले करते हैं प्लांट के मेटाबॉलिज्म में, उनकी ग्रोथ में, उनके डेवलपमेंट में। ठीक है, तो उनकी रोल की बेस पे उनको एसेंशियल या नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स कहा जाता है, या फिर उनको मेजर या ट्रेस एलिमेंट्स, उनकी क्वांटिटी की बेस पे उनको मेजर या फिर ट्रेस एलिमेंट्स जो है वो कहा जाता है। सो क्या है ये एसेंशियल, नॉन एसेंशियल और क्या क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया है इनका? फॉलोइंग क्राइटेरियन कैन बी यूज्ड टू क्लासिफाई द मिनरल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा on the basis of metabolic need for the mineral nutrients, sorry मेटाबॉलिक नीड की बेस पे मिनरल न्यूट्रिएंट्स को क्लासिफाई किया जाता है इनटू एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो प्लांट ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़रूरी होते हैं। ऐसे एलिमेंट्स को एसेंशियल एलिमेंट्स कहा जाता है। और ऐसे एलिमेंट जो प्लांट्स में मौजूद होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन प्लांट बट दे can't play any specific role in plant growth development, उनको non essential elements कहा जाता है। ठीक है, सेकेंड वन आर मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और मेजर एंड ट्रेस एलिमेंट्स भी इनको कहा जाता है। दिस इज बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द प्लांट टिश्यू। सो जिस क्वांटिटी में ये प्रेजेंट होंगे, ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे तो मैक्रो, कम में होंगे तो माइक्रो, सॉरी प्रेजेंट नहीं, जिस अमाउंट में ये रिक्वायर्ड होंगे फॉर द प्लांट टू परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन, उसकी बेस पे इनको क्लासिफाई किया जाता है मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, या मेजर या ट्रेस एलिमेंट्स में। थर्ड वन इज मोबिलिटी विद इन द प्लांट, कि प्लांट्स के अंदर इनकी मोबिलिटी है या नहीं। सो on the basis of mobility they are classified into mobile and immobile elements. ठीक है, so classification criteria of mineral nutrients depends on metabolic need of the mineral nutrients, amount required or present in plant tissues, and mobility within the plant. So on the basis of metabolic need of the mineral nutrients, they are classified into essential and non-essential elements. Essential elements are those elements which are required by the plants to perform their metabolic functions, and non-essential elements are those which are present in the plant body but they are not required to perform any specific function. So second one is amount required or present in plant tissue. On the basis of this, nutrients are classified into macro and micronutrients, or major and trace elements. This is based on how much quantity of certain element is required to perform a certain function in the plant body. Third one is mobility within the plant. So on the basis of mobility of the plant, plants are classified into mobile and immobile elements. Moving to the next slide, the soil-less culture और solution culture. So the soil-less culture और solution culture जो है वो किस वजह से जो है वो डेवलप किया जाता है प्लांट में? तो प्लांट जो है आपको पता है कि ग्रो करते हैं थ्रू अ प्रोसेस विच इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. So in photosynthesis, plant uses sunlight and chemical inside their leaves called chlorophyll. This sunlight and chlorophyll is used by the plants to convert the carbon dioxide and water into glucose. So what is soil-less culture or solution culture? Why it is needed for the plants? I'm telling you that plants
grow through a process which is known as photosynthesis, and during this process plant utilize the sunlight and chlorophyll to convert the carbon dioxide and water into glucose. Okay, so when we see the chemical reaction of photosynthesis, it involves carbon dioxide plus water and gives sugar and oxygen. So there is no mention of soil in the chemical reaction anywhere. So that's the proof that the plants can grow without the soil, because there is no mention of the soil in the whole of the process of the photosynthesis. ठीक है, अब होता क्या है कि प्लांट्स के अंदर जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है तो प्लांट्स को यूटिलाइज करते हैं सनलाइट, क्लोरोफिल, कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर की मौजूदगी में इनटू शुगर एंड ऑक्सीजन, ठीक है, और वाटर रिलीज भी होता है। सो इसमें कहीं भी इस केमिकल रिएक्शन में सॉइल का कहीं भी जो है वो जिक्र नहीं आता, सॉइल कहीं पे भी मेंशन नहीं होती। सो साइंटिस्ट ने ये कहा कि जब फोटोसिंथेसिस के लिए सॉइल कहीं भी मेंशन नहीं है, उसकी इतनी एसेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्या चीज एसेंशियल है? मिनरल न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल है, जो उसको चाहिए अपना ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म कंप्लीट करने के लिए। सो प्लांट्स को जो है ग्रो करवाया जा सकता है विदाउट the soil by providing the certain nutrients or mineral elements। तो ये जो कॉन्सेप्ट था इससे डेवलप हुआ सॉइल लेस कल्चर और सॉल्यूशन कल्चर, ठीक है। So the study of the importance of mineral nutrients required by the plants and their individual deficiency symptoms is done with the help of soil culture. To study the effect of deficiency of an element, that particular element is omitted from standard culture solution and a plant is grown in it. ठीक है, this is compared with control culture solution, and due to deficiency of particular mineral, plant shows deficiency symptoms which are known as hunger signs। अब होता क्या है कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स की जो इम्पोर्टेंस है उसको फाइंड आउट करने के लिए और इंडिविजुअल किसी भी एलिमेंट के डेफिशिएंसी सिम्टम्स करने के लिए सॉइल कल्चर यूज किया जाता है। अब यूज किस तरह से किया जाता है कि किसी भी एलिमेंट की डेफिशिएंसी के इफेक्ट को स्टडी करने के लिए उस पर्टिकुलर एलिमेंट जिसकी भी डेफिशिएंसी को जो है वो स्टडी करना है, उसको ओमिट कर लिया जाता है, एक्सक्लूड कर लिया जाता है एक स्टैंडर्ड कल्चर से जिसमें वो मौजूद होता है, ठीक है। और उसमें फिर क्या किया जाता है कि उस एलिमेंट में उसमें प्लांट को ग्रो कर लिया जाता है उस कल्चर में, ठीक है। अब इसको क्या किया जाता है कि इसको जो कंट्रोल कल्चर है जिसमें सब न्यूट्रिएंट्स मौजूद है उसके साथ कंपेयर किया जाता है। तो डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा कि वो जो पर्टिकुलर मिनरल है जिसको ओमिट कर लिया गया था उसकी डेफिशिएंसी की वजह से प्लांट्स के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे साइंस, ऐसे सिम्टम्स जो है वो नजर आने शुरू हो जाएंगे कि पता चल जाएगा कि इस प्लांट के अंदर किसी न किसी एलिमेंट की डेफिशिएंसी मौजूद है। तो चूंकि एक स्पेसिफिक एलिमेंट को ओमिट किया गया था, फॉर एग्जांपल आयरन को ओमिट किया गया, तो क्या हो गया? येलोइंग ऑफ लीव्स हो गई, ठीक है। अब येलोइंग ऑफ लीव्स का रीजन क्या पता चला कि क्योंकि आयरन को उस पर्टिकुलर मीडियम से जो है वो निकाल लिया गया था, इसलिए प्लांट्स के लीव्स जो हैं उनमें येलोइंग अपीयर हुई। तो इसका मतलब है कि उसमें आयरन की डेफिशिएंसी है। सो इस तरह से जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो है वो या उनके इफेक्ट जो है वो मैयर किए जा सकते हैं, जाने जा सकते हैं। और ये जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स अपीयर होते हैं इनको कहा जाता है हंगर साइंस, ठीक है। ये जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स अपीयर होते हैं प्लांट्स के ऊपर इनको कहा जाता है हंगर साइंस। नेक्स्ट वन इज हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो सॉइल लेस कल्चर्स जो है वो डेवलप किए गए, किस वजह से डेवलप किए गए? ताकि प्लांट्स की ग्रोथ को जो है वो चेक किया जा सके कि वेदर जो प्लांट की ग्रोथ है वो इन सॉइल कल्चर में ज़्यादा इफेक्टिव है या सॉइल लेस कल्चर्स में भी जो है प्लांट जो है वो ग्रो कर सकते हैं। सो हाइड्रोपोनिक बेसिकली क्या है? हाइड्रो का मतलब होता है वाटर एंड पोनोज दो ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है ये। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड पोनोज मीन्स लेबर। सो अगर रॉ मीनिंग इसका देखा जाए तो इसको कहा जाता है वॉकिंग वाटर, वर्किंग वाटर, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स इज बेसिकली द टेक्निक और मेथड in which plants are grown without the soils in a nutrient rich solution, ठीक है। प्लांट्स को सॉइल के बगैर एक न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में जो है वो ग्रो किया जाता है। प्लांट्स को एक्चुअली ग्रो किया जाता है एक सॉइल लेस मीडियम में जिसमें सॉइल नहीं होगी,
and they come into contact with the nutrients in the water for their growth। और उनको वाटर सोल्यूशन में जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो दिए जाते हैं ताकि प्लांट्स जो है वो ग्रो कर सकें। ठीक है, तो हाइड्रोपोनिक्स इज बेसिकली द टेक्निक और it is a method of growing plants without soils। The cultivation of plants in a nutrient-rich solution rather than in soil and under controlled conditions of light temperature and humidity is known as hydroponics। It is also known as aquaculture। ठीक है, अब कमर्शियली जो हाइड्रोपोनिक कल्चर्स हैं दे आर मेंटेन्ड इन लार्ज शैलो कंक्रीट सीमेंट वुड और मेटल टैंक्स इन विच ग्रेवल एंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस आर टेकन। ठीक है, कमर्शियली जो हाइड्रोपोनिक कल्चर्स हैं उन किस में परफॉर्म किए जाते हैं, लार्ज शैलो कंक्रीट सीमेंट वुड या मेटल टैंक्स होते हैं जिनके अंदर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस और ग्रेवल रखा जाता है उनकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, ये बेसिकली इस डायग्राम में आपको शो हो रहा है, इस तरह से ये जो हाइड्रोपोनिक कल्चर्स हैं इनको ग्रो किया जाता है। मतलब इनको सॉइल लेस मीडियम में जो है वो ग्रो किया जाता है, विदाउट सॉइल, सॉइल इनमें मौजूद नहीं होती। और ये जो टैंक्स इनमें बने होते हैं ये किस चीज़ के होते हैं, वुड, सीमेंट, कंक्रीट। ठीक है, और क्या होता है इसमें कि जो प्लांट्स होते हैं दे कम इनटू कांटेक्ट विद द न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर फॉर देयर ग्रोथ। ठीक है, वाटर सॉल्यूशन में जो इनको ये जो रिजर्वायर्स इन कनेक्ट किए गए हैं इनके थ्रू वाटर सॉल्यूशन में इनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि ये ग्रो कर सके। ठीक है, सो हाइड्रोपोनिक्स यूज क्यों किया जाता है, हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक ये मेथड जो है यूज किया जाता है टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द ऑर्नामेंटल्स। जब किसी प्लांट की जो है यील्ड इंक्रीज करनी हो तो उसके लिए जो है ज्यादातर ये टेक्निक्स यूज की जाती हैं क्योंकि ये फास्ट ग्रोइंग टेक्निक्स हैं। ठीक है, सो इट इंक्रीज द यील्ड्स ऑफ ऑर्नामेंटल्स। ऑर्नामेंटल्स में आ जाते हैं रोजेज आ जाते हैं और बहुत से आ जाते हैं ऑर्नामेंटल्स, पिटोनिया आ जाते हैं। ठीक है, वेजिटेबल्स हैं जिस तरह के रेडिश है, पोटैटो, टोमेटो, कैरेट, लेटस। तो जिस चीज़ की भी, जिस प्लांट की ग्रोथ इंक्रीज करनी हो उसको सॉइल लेस मीडियम में जो है सम साइंटिस्ट ने ग्रो किया, जिसमें वाटर सोल्यूशन में उन्होंने उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए। तो उन्होंने देखा कि सॉइल के बगैर भी जो है प्लांट्स जो है जब उनको मिनरल न्यूट्रिएंट्स इजीली अवेलेबल हों तो वो फास्टर ग्रोथ जो है वो शो करते हैं। सो सेकेंड वन इज द एरोपोनिक्स। Better we'll take questions at the end. नो मैम, क्वेश्चन नहीं था, आपने रिदा मुख्तार को ऐड नहीं किया, उसको कोई मेल नहीं गई। Okay, send me her ID. Okay. ओके मैम। So next one is the aeroponics. अब हमने देखना है कि aeroponics जो है वो क्या होते हैं। तो in aeroponics is a system where roots of a plant are suspended into a plastic vessel and misted with oxygenic nutrient enriched with water. The plants are usually suspended through baskets towards the top of a shirt through a cylinder. तो अब एरोपोनिक्स सिस्टम है जिस तरह आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा है। अब एरोपोनिक्स सिस्टम में जो है वो क्या किया जाता है कि एरोपोनिक्स सिस्टम में प्लांट्स को हाइड्रोपोनिक्स की तरह compete नहीं करना पड़ता न्यूट्रिएंट्स के लिए। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की उनको सस्पेंड कर दिया जाता है प्लास्टिक वेसल में। ठीक है, और उस प्लास्टिक वेसल में दे आर मिक्सड विद ऑक्सीजेनिक न्यूट्रिएंट। ठीक है, ऑक्सीजेनिक न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिएंट मिस्ट उन पर स्प्रेज की जाती हैं या उनको मिस्ट दी जाती है एनरिच्ड विद वाटर। ठीक है, तो होता क्या है कि प्लांट्स जो है जिस तरह से ये आपको रूट्स नजर आ रही है इनको जो है सस्पेंड कर दिया जाता है और इनको मिस्ट ऑक्सीजेनिक मैटर जो है ये दिया जाता है और साथ वाटर प्रोवाइड किया जाता है ताकि इनकी जो ग्रोथ है वो इंक्रीज हो सके। ये जो एरोपोनिक्स हैं ये हाइड्रोपोनिक्स से ज्यादा जो है इफेक्टिव हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट्स को इनमें न्यूट्रिएंट्स के लिए compete नहीं किया जाता। ठीक है, प्लांट्स को इजीली अवेलेबल होते हैं न्यूट्रिएंट्स एज कंपेयर टू हाइड्रोपोनिक्स, और इसमें जो यील्ड है वो हाइड्रोपोनिक्स की निस्बत जो है वो ज्यादा होती है। ठीक है, so in aeroponics with the actual plants suspended in this way all the important nourishment could be provided towards the roots through spraying them with the nutrient solution.
सो क्या करेंगे कि न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन से जब स्प्रे करेंगे रूट्स को, प्लांट्स की जो सस्पेंड हुई हुई हैं, तो उनको इम्पोर्टेंट नरिशमेंट मिलेगी जो उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है। ठीक है, क्योंकि जो एक्चुअल रूट्स हैं वो इस तरह से सस्पेंडेड हैं कि मिड एयर में सस्पेंडेड है, सो दे रिसीव द मोस्ट ऑफ द एयर पॉसिबल, उनको ज्यादा से ज्यादा जो है वो एयर ऑक्सीजन भी मिल रहा है। This process is also the most nutrient efficient, and any kind of nutrient that isn't absorbed is actually drained back to the tank. और इसमें भी जो roots को जब suspend किया जाता है, और इसमें भी जब रूट्स को जो है वो सस्पेंड किया जाता है, तो क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स रूट्स एब्जॉर्ब कर सकती हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो जाते हैं, वो जो टैंक्स होते हैं जो उनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं मिस्ट, वो वापस जो है उसमें जो है वो न्यूट्रिएंट्स वापस चले जाते हैं। सो एरोपोनिक्स को कंसिडर किया जाता है कि ये सबसे ज्यादा, मतलब हाइड्रोपोनिक्स से भी ज्यादा एफिशिएंट है एरोपोनिक्स इन केस ऑफ यील्ड ऑफ द प्लांट्स obtained. So hydroponics and aeroponics both are soil-less cultures, and plants are supplied with nutrient-rich medium for their faster growth. So next one is the sand culture. In this process, the plants are cultivated in sand which is enriched with nutrient solution. सैंड कल्चर में भी एज द नेम सजेस्ट कि सैंड कल्चर में प्लांट्स को जो है वो कल्टीवेट किया जाएगा सैंड में, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन जिसमें मौजूद होंगे। So sand after being washed with acid and then distilled water is filled in suitable container. Then nutrient solution is added to sand from time to time. And the sand culture is preferred over solution culture as it provides natural aerated conditions. So sand culture में basically होता क्या है कि पहले जो sand जो use करनी होती है उसको wash किया जाता है acid से, फिर distilled water से, और फिर उसको suitable containers में जो है वो fill कर लिया जाता है, और फिर इन containers में nutrient supply, nutrient solution की supply की जाती है through a reservoir from time to time। ठीक है, सैंड कल्चर को इस वजह से प्रेफर किया जाता है सोल्यूशन कल्चर या हाइड्रोपोनिक्स पे, इस वजह से क्योंकि इनमें जो है नेचुरल एरेटेड कंडीशंस प्रोवाइड होती हैं। ठीक है, क्योंकि सैंड यूज की जा रही होती है इन प्लेस ऑफ सॉइल। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या है कि जो हाईली अल्कलाइन सॉइल होगी उसको क्या करना पड़ेगा, एसिड से उसको ट्रीट करना पड़ेगा बिफोर यूज। ठीक है, सो द सैंड गेट टू वार्म इन समर एंड टू कोल्ड ड्यूरिंग विंटर। और इसके अलावा समर में जो है सैंड बहुत ज्यादा जो है वार्म हो जाती है और विंटर में बहुत ज्यादा कूल, जो कि एक और इसका जो है वो डिसएडवांटेज है। ठीक है, So the next one is the deficiency symptoms of mineral nutrients. अब deficiency symptoms होते क्या हैं? Deficiency symptoms क्या होते हैं कि जब कोई भी चीज जो है वो नॉर्मल स्ट्रक्चर से डेविएट करेगी, ठीक है, कोई भी विजिबल डेविएशन जब शो होगी किसी भी नॉर्मल स्ट्रक्चर में, तो उसको हम कहेंगे या फंक्शन में सिम्टम। ठीक है, और इस सब को कहेंगे डेफिशिएंसी सिम्टम्स कि किसी चीज के मौजूद ना होने की वजह से जो है प्लांट ने अपने स्ट्रक्चर या फंक्शन से डेविएट किया। ठीक है, सो दिस इज नोन एज डेफिशिएंसी सिम्टम्स। सो एनी विजिबल डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज नोन एज सिम्टम, and its deficiency appears due to some reasons, due to absence of some mineral or some other thing. So जो deficiency symptoms plants में use हो रहे हैं उनको हम एक नजर देख लेते हैं। उनमें है स्टंटिंग। स्टंटिंग में क्या होता है कि जो ग्रोथ होती है प्लांट्स की स्टंटिंग में वो क्या हो जाती है, रिटार्ड हो जाती है, और एंड स्टेम अपीयर्स कंडेंस्ड एंड शॉर्ट। ठीक है, अब प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, थ्राइव करने के लिए दे नीड प्रॉपर अमाउंट ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स such as magnesium, potassium, nitrogen, and without such nutrients plants have a difficult time in order to absorb the water. ठीक है, so that's why when they can't absorb these mineral nutrients which are essential for its growth, then these deficiency symptoms appear on plant and plant growth is retarded. This is known as stunting of the plant. Stunting में
प्लांट की ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है। किस वजह से? क्योंकि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, थ्राइव करने के लिए वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो है वो अवेलेबल नहीं होते जो चाहिए होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी ग्रोथ जो है उसके पार्ट्स की रुक जाती है। इसको कहा जाता है स्टंटिंग। नेक्स्ट वन इज क्लोरोसिस। सो व्हाट इज क्लोरोसिस? जब लीव से जो है क्लोरोफिल जो है वो खत्म होना शुरू हो जाती है, लॉस हो जाता है क्लोरोफिल का, तो लीव्स जो है वो येलो हो जाती हैं। येलोइंग ऑफ लीव्स कॉज होता है। इस कंडीशन को कहा जाता है क्लोरोसिस। और ज्यादातर ये जो क्लोरोसिस है ये आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता है प्लांट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज नेक्रोसिस। अब नेक्रोसिस क्या होता है कि नेक्रोसिस इज बेसिकली द लोकलाइज्ड डेथ ऑफ टिश्यूज ऑफ लीव्स, ठीक है। ये किसी भी किस्म का एक सिम्टम है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो टिश्यूज होते हैं, लोकलाइज्ड टिश्यूज होते हैं किसी भी पार्ट के अंदर, वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं, उनकी डेथ कॉज हो जाती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सम इम्पोर्टेंट मिनरल न्यूट्रिएंट, जिसकी वजह से जो है इस कंडीशन को कहा जाता है नेक्रोसिस। नेक्स्ट वन इज मॉटलिंग। ओके, मॉटलिंग क्या होती है कि जो अपीयरेंस आ जाती है किसी भी पार्ट ऑफ द प्लांट के अंदर, स्पेशली जो है वो लीफ के ऊपर जब पैचेस अपीयर हो जाते हैं, ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पैचेस, तो इसको कहा जाता है मॉटलिंग, ठीक है। मॉटलिंग क्या होता है कि जब लीव्स के ऊपर जो है किसी भी पार्ट ऑफ द प्लांट में, स्पेशली पर्टिकुलरली लीव्स पे पैचेस अपीयर हो जाते हैं, ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पैचेस, इसको कहा जाता है डेफिशिएंसी सिम्पटम को मॉटलिंग। सो नेक्स्ट वन इज लीफ कर्ल्स। लीफ कर्ल्स किस वजह से है कि किसी भी मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से जब लीफ की एबनॉर्मल कर्लिंग कॉज हो जाती है, फोल्डिंग कॉज हो जाती है, ठीक है, अनइक्वल ग्रोथ हो जाती है उसकी, तो इसको कहा जाता है लीफ कर्ल्स। सो नेक्स्ट वन इज एब्सिशन। एब्सिशन क्या होता है कि प्रीमेच्योर फॉल ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड लीव्स इज नोन एज एब्सिशन। एब्सिशन होता किस वजह से? एब्सिशन ज्यादातर होती है कि साइंटिस्ट का ये मानना है कि जब जो लीव्स हैं वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, ज्यादा सनलाइट जो है उन तक नहीं पहुंचती और रिडक्शन हो जाती है क्लोरोफिल की लीफ में, तो उसकी वजह से क्या होता है कि रिडक्शन हो जाती है फोटोसिंथेसिस की भी। अब जब फोटोसिंथेसिस होगा तो उसकी वजह से कम हो जाएगा, या नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगी? प्री मेच्योर फॉल हो जाएगी लीफ की, ठीक है। इसी तरह बाकी पार्ट्स भी हैं कि किसी ना किसी वजह से, किसी न किसी डेफिशिएंसी की वजह से जो है जब प्री मेच्योर फॉल हो जाएगा फ्लावर्स का, रूट्स का या लीव्स का, इसको कहेंगे एब्सिशन। सो नेक्स्ट वन इज विल्टिंग। विल्टिंग बेसिकली क्या है कि जब प्लांट्स जो है जो वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, उसकी अमाउंट में और जो वाटर यूटिलाइज हो रहा है उसकी अमाउंट में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। यानी जो रेट ऑफ वाटर लॉस है प्लांट में वो ग्रेटर हो जाता है देन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द प्लांट। तो इसके नतीजे में जो एक कंडीशन कॉज होती है उसको कहा जाता है विल्टिंग। कॉज होती क्यों है? इट इज ड्यू टू द लॉस ऑफ टर्जिड प्रेशर इन द सेल्स which results in the dropping of leaves and young stem and tips. So wilting is basically the loss of rigidity, ठीक है। अब होता क्या है कि जब टर्जिड प्रेशर जो है वो नॉन लिग्निफाइड प्लांट सेल्स में फॉल कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वाटर जो है वो डिमिनिश हो जाता है इन दिस सेल्स, जिसकी वजह से विल्टिंग कॉज होती है। सो इन सिंपल वर्ड्स, व्हेन the rate of loss of water is from the plant is greater than the absorption of water in the plant, it is known as the wilting of the plant. Next one is heart rot. So what is heart rot? It is the internal softening and rotting of tissues due to their disintegration. So heart rot is internal softening एंड रॉटनिंग ऑफ टिश्यूज। जब इंटरनल टिश्यूज जो हैं वो रॉटन होना शुरू हो जाते हैं, सॉफ्टन होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो फिर डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, तो इस डिजीज को कहा जाता है हार्ट रॉट डिजीज। इस डेफिशिएंसी सिंड्रोम को कहा जाता है हार्ट रॉट। So moving towards the next topic which is the uptake of minerals. So students, आपको यहाँ तक जो है वो सारी समझ आ गई है? मैम बस एरो कोनिंग का एक दफा फिर बता दें। ओके,
एरोपोनिक्स में बेसिकली क्या किया जाता है कि जो हाइड्रोपोनिक्स है ना, उनमें क्या किया जाता है, एक सेकेंड, आई विल मूव टू द स्लाइड एंड देन टेल यू अगेन। So in hydroponics, plants are cultivated in a nutrient rich solution rather than soil, ठीक है, and under controlled conditions of light, temperature and humidity, whereas in aeroponics plants are also cultivated in the absence of soil or in a soil less medium, बट इन एरोपोनिक्स जो लीव्स जो सॉरी रूट्स होती हैं प्लांट की, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, मतलब एक लटका दिया जाता है प्लास्टिक वेसल में, उनको सस्पेंड किया जाता है और फिर उनको मिस्ट किया जाता है, उनको उनके ऊपर स्प्रे किया जाता है किसका, ऑक्सीजेनिक न्यूट्रिएंट का, ठीक है, उनको वाटर सप्लाई किया जाता है और उनको दोबारा से जो है वो स्प्रे किया जाता है न्यूट्रिएंट से, विद द एक्चुअल प्लांट सस्पेंडेड इन दिस वे all the important nourishment could be provided towards the roots through spraying them with a nutrient solution। इसमें प्लांट्स की जो रूट सस्पेंड की जाती हैं किसी भी प्लास्टिक वेसल के अंदर एज शोन हेयर, और फिर इन रूट्स को जो है वो स्प्रे किया जाता है न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के साथ, ठीक है, क्योंकि ये जो रूट्स हैं जिस तरह के यहाँ पे शो हो रहा है डायग्राम में, ये सस्पेंडेड है इन द मिड एयर, तो इनकी जो एयर की रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो बहुत इजीली जो है वो रिसीव कर रहे हैं ये ऑक्सीजन भी। तो ये जो प्रोसेस है एरोपोनिक्स का, ये इस वजह से ज्यादा जो है एफिशिएंट है एज कंपेयर टू हाइड्रोपोनिक्स। सो हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स बोथ आर टेक्निक्स जो सॉइल लेस मीडियम में प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है और जिसमें उनको जो है न्यूट्रिएंट रिच मीडियम जो है वो सप्लाई किया जाता है, कंट्रोल कंडीशंस बनाई जाती हैं, और ये जो है हाइड्रोपोनिक्स हो या एरोपोनिक्स हो, दीज आर बोथ आर इनडोर कल्चर्स, ठीक है, या ग्रीन हाउसेज में जो है ये किए जाते हैं, बोथ आर इनडोर कल्चर्स। Okay students, we'll move towards next topic, which is the uptake of minerals। ठीक है, अब अपटेक ऑफ मिनरल्स में हम देखते हैं कि प्लांट जो है वो अब्सॉर्ब करते हैं मिनरल्स को फ्रॉम सॉइल एंड देन दे ट्रांसलोकेट इट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, these minerals are absorbed in the form of soil solution contained in the pore spaces between the soil particles and the root hairs। अब जो मिनरल्स एब्जॉर्ब होती हैं सॉइल सॉल्यूशन से, वो कहाँ पे आती हैं, जो पोर्स या स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं सॉइल पार्टिकल्स और रूट हेयर्स के दरमियान, वहां पे मौजूद होती हैं, ठीक है। अब जो सॉइल सॉल्यूशन होती है उसमें ये जो मिनरल्स मौजूद होती हैं ये डिसॉल्व स्टेट में होती हैं, ठीक है, कि सॉइल में वाटर में जो है मिनरल्स मौजूद होती हैं, वाटर में डिसॉल्व हुई होती हैं, सो दे आर इन डिसॉल्व स्टेट। अब ये जो मूवमेंट है इन मिनरल आयन की, जब ये मूवमेंट होगी मिनरल आयन की इनटू द सेल, तो इसको कहेंगे इनफ्लक्स, ठीक है, और जब ये मूवमेंट होगी इन मिनरल आयंस की फ्रॉम द सेल टू द आउटसाइड, तो इसको कहेंगे इफ्लक्स, ठीक है। दो फिनोमेना है हमारे पास, इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स। So what is influx? The movement of ions into the cell is known as influx, and the movement of the ions out from the cell to the outside is known as efflux. So usually जो uptake है mineral ions की या कि टिश्यूज की, ठीक है, टिश्यूज में या सेल्स में, वो दो तरह की होती है। अपटेक में दो मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, ठीक है। इन मैकेनिज्म्स को हम देखते हैं, एक है पैसिव एब्जॉर्प्शन और एक है एक्टिव एब्जॉर्प्शन, ठीक है। दीज डायग्राम्स शो द डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज टू मैकेनिज्म्स। ओके, सो व्हाट इज द पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ द मिनरल्स। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि जो मिनरल्स की पैसिव एब्जॉर्प्शन है वो क्या होती है, ठीक है। सो द पैसिव मिनरल एब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी की जो एक्सपेंडिचर है वो रिक्वायर नहीं होता। इट इज अ पैसिव प्रोसेस एंड इट डज नॉट रिक्वायर द एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी, ठीक है। और इस तरह की जो एब्जॉर्प्शन होती है मिनरल्स की, इट अकर्स अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। अब पैसिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो मिनरल्स जो होती हैं वो एब्जॉर्ब होती हैं और इसमें एक्सपेंडिचर जो है मेटाबॉलिक एनर्जी का वो नहीं होता,
बल्कि क्या होता है कि मिनरल एब्जॉर्ब होती हैं अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट बाय सिंपल डिफ्यूजन मेथड। डिफ्यूजन क्या होता है? जो नेट मूवमेंट होती है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो पैसिव एब्जॉर्प्शन में जो है एक्सपेंडिचर नहीं होती एनर्जी की, पैसिव मूवमेंट होती है और डिफ्यूजन के थ्रू होती है। सो दिस फॉर्म ऑफ एब्जॉर्प्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स। ठीक है, rapid uptake of ions is observed when a plant tissue is transferred from a medium of low concentration to a medium of high concentration। ठीक है, अब क्या होता है कि इस पैसिव एब्जॉर्प्शन को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सी थेरीज जो है वो दी गई। ठीक है, अब इन थेरीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट थेरीज हैं वो है आयन एक्सचेंज थेरी, मास फ्लो थेरी एंड डुनेन इक्विलिब्रियम। ठीक है, पैसिव एब्जॉर्प्शन को एक्सप्लेन करने के लिए ये तीन जो है ये थेरीज जो है वो दी गई। इनमें सबसे पहले जो हमारे पास है वो है आयन एक्सचेंज थेरी। मूविंग, इससे पहले कि हम जो है पैसिव एब्जॉर्प्शन की थेरीज की तरफ मूव करें, पहले इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज पैसिव एंड व्हाट इज एक्टिव एब्जॉर्प्शन। सो पैसिव एब्जॉर्प्शन क्या है कि जिसमें जो है इट इज अ प्रोसेस which involves which does not require the expenditure of metabolic energy, and this type of mineral absorption occurs along the concentration gradient by simple diffusion method. So what is active mineral absorption then? Active mineral absorption is an active process. Passive mineral absorption is a passive process, while active mineral absorption is an active process and it requires the expenditure of energy. So what is passive absorption? It does not require the expenditure of energy. But what is active absorption? It requires the expenditure of metabolic energy in the form of ATP. So active mineral absorption can occur both along the concentration gradient and against the concentration gradient, ठीक है, by osmosis or through special carrier proteins in the plasma membrane। अब पैसिव और एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या है कि पैसिव एब्जॉर्प्शन जो है उसमें मिनरल की अपटेक जो होती है वो पैसिवली होती है और उसमें जो है वो रिक्वायर नहीं होती एनर्जी, वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होती है। दैट इज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई। डिफ्यूजन क्या होती है कि नेट मूवमेंट जो होती है किसी भी चीज की फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन, सो इट डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी। जबकि एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या होती है? एक्टिव एब्जॉर्प्शन में जो है वो एनर्जी जो है वो रिक्वायर होती है, ये एक्टिव होती है ये एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और इसमें एनर्जी जो यूटिलाइज होती है और मिनरल्स की जो मूवमेंट है वो अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट भी हो सकती है फ्रॉम हायर टू लोअर एंड अगेंस्ट भी हो सकती है फ्रॉम लोअर टू हायर। दैट्स व्हाई इट नीड्स द एनर्जी फॉर इट्स एक्सपेंडिचर। अब इन एक्टिव और पैसिव एब्जॉर्प्शन को एक्सप्लेन करने के लिए जो थेरीज पुट फॉरवर्ड हुई उनमें आयन एक्सचेंज थ्योरी, मास फ्लो थ्योरी एंड डुनेन इक्विलिब्रियम जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि आयन एक्सचेंज थ्योरी क्या है। तो आयन एक्सचेंज जो थ्योरी है मिनरल एब्जॉर्प्शन की, उसमें क्या है कि जो आयन्स जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं रूट के सरफेस पे। ठीक है, जो आयन्स एब्जॉर्ब होते हैं रूट के सरफेस पे जो मौजूद होते हैं वो एक्सचेंज हो सकते हैं उन आयन्स के साथ जिनका सेम चार्ज होता है और जो सॉइल सॉल्यूशन में मौजूद होते हैं। ठीक है, आयन एक्सचेंज थ्योरी में क्या है कि द आयन्स व्हिच आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द रूट कैन बी एक्सचेंज्ड विद द आयन्स ऑफ द सेम चार्ज फ्रॉम द सॉइल सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल क्या है कि अगर हाइड्रोजन आयन जो है वो मौजूद है रूट सेल्स के ऊपर, वहां पे एब्जॉर्ब हुए हुए, ठीक है, तो वो एक्सचेंज हो सकते हैं पोटेशियम आयंस के साथ जो कि सॉइल सॉल्यूशन में मौजूद हैं, क्योंकि पोटेशियम आयन और हाइड्रोजन आयन जो है उनके ऊपर सेम चार्ज है। ठीक है, तो आयन एक्सचेंज थ्योरी में बेसिकली क्या कहा गया है कि आयन एक्सचेंज थ्योरी it is said that the ions which are absorbed on the surface of the root can be exchanged with the ions of the same charge from the soil solution. ठीक है, for example, hydrogen ions which are absorbed on the surface of the root cells can be exchanged with the potassium ions in the soil. ठीक है, अब इस आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए जो है
वो फर्दर जो है वो दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक को कहा जाता है कॉन्टेक्ट एक्सचेंज थ्योरी और एक को कहा जाता है कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी। ठीक है, आयन एक्सचेंज को एक्सप्लेन करने के लिए दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक तो कॉन्टेक्ट एक्सचेंज थ्योरी है और एक है कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी। सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्टेक्ट एक्सचेंज थ्योरी को, दैट व्हाट इज द कॉन्टेक्ट एक्सचेंज थ्योरी। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, आयंस जो कि एब्जॉर्ब हुए होते हैं सरफेस पे रूट सेल्स की, ठीक है, और इसी तरह जो क्ले पार्टिकल्स या सॉइल पार्टिकल्स में होते हैं, दोनों तरह के जो आयंस होते हैं दे आर इन कंप्लीट ऑसिलेशंस, वो ऑसिलेट कर रहे होते हैं, ऑसिलेशन मूवमेंट में होते हैं। अब होता क्या है कि जब रूट और सॉइल पार्टिकल्स या जो क्ले पार्टिकल्स हैं व्हेन दे कम इन क्लोज कांटेक्ट विद ईच अदर, तो जो ऑसिलेशन रेडियस है आयंस का वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है एकदम से, कि जब वो करीब आते हैं सॉइल पार्टिकल्स एंड रूट्स, ठीक है, व्हेन दे कम इन क्लोज कांटेक्ट विद ईच अदर, तो क्या होता है कि जो ऑसिलेशन रेडियस है आयंस का, ठीक है, वो चेंज हो जाता है। किस तरह से चेंज हो जाता है कि जो क्ले पार्टिकल्स होंगे उनका जो उन पे जो आयंस होंगे उनका ऑसिलेशन रेडियस ओवरलैप कर जाएगा टू दैट ऑफ द रूट सेल्स, जिसकी वजह से क्या होगा, व्हेन दीज ऑसिलेशन रेडियाई ओवरलैप, then there is possibility of exchange of ions between the soil particles and root surface. So contact exchange theory में क्या कहा गया कि according to contact exchange theory, the ions which are absorbed on the surface of the root cells and the ions which are present on the soil particles or clay particles are in complete oscillations. So when the root and the soil particles come in close contact with each other, what happens? The oscillation radius of the clay particles may overlap to the oscillation radius of the ions present on the root cells. So due to this overlapping of radii, oscillation radii, there may be possibility of exchange of ions between the soil particles and the root surface. So this was the contact exchange theory. आयन एक्सचेंज थ्योरी में क्या था कि आयन एक्सचेंज थ्योरी में ये कहा गया कि जो आयंस मौजूद होते हैं सॉइल सॉल्यूशन में और जो आयंस एब्जॉर्ब हुए होते हैं रूट सेल्स में, ठीक है, वो आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। किस तरह से एक्सचेंज हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर हाइड्रोजन आयन मौजूद है रूट सेल्स के ऊपर और सॉल्यूशन में मौजूद है पोटेशियम आयन, तो चूंकि दोनों का जो चार्ज है वो सेम है, तो सेम चार्ज वाले जो आयन्स हैं वो एक दूसरे से एक्सचेंज हो सकते हैं। अब इस एक्सचेंज को एक्सप्लेन करने के लिए दो कॉन्सेप्ट दिए गए, उसमें जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट था वो है कंटेक्ट एक्सचेंज थ्योरी। अब अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्ट एक्सचेंज थ्योरी में क्या था कि जो आयंस एब्जॉर्ब हुए होते हैं, चाहे वो रूट सेल्स में हो चाहे वो सॉइल सॉल्यूशन के अंदर हो, दोनों तरह के जो आयंस होते हैं वो ऑसिलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ऑसिलेट कर रहे होते हैं तो अब क्या होता है कि जब रूट सेल्स और जो सॉइल पार्टिकल्स हैं व्हेन दे कम इन क्लोज कांटेक्ट विद ईच अदर, जो ऑसिलेशन का रेडियस है वो इतना बढ़ जाता है कि जो रूट सॉइल सॉल्यूशन है उसके ऑसिलेशन रेडियाई ओवरलैप कर जाता है टू द ऑसिलेशन रेडियाई ऑफ द रूट सेल्स। इस ओवरलैपिंग की वजह से क्या होता है कि मे बी देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द क्ले पार्टिकल्स एंड रूट सरफेस, ठीक है। तो इसको कहा जाता है कंटेक्ट एक्सचेंज थ्योरी, यानी जब कंटेक्ट हुआ रूट सेल्स का और सॉइल पार्टिकल्स का तो एक्सचेंज हुआ आयंस का, ठीक है। जिस तरह की यहाँ पे शो हो रहा है कि ये रूट है, इसमें हाइड्रोजन आयंस हैं, और ये क्ले है या सॉइल पार्टिकल्स हैं जिसमें पोटेशियम आयंस हैं। सो कंप्लीट ऑसिलेशंस में है व्हेन क्ले एंड रूट्स कम इन क्लोज कांटेक्ट विद ईच अदर, तो ये जो है एक्सचेंज हुआ कि पोटेशियम जो है वो चला गया रूट्स में और हाइड्रोजन आयन जो है वो आ गया किसमें, सॉइल। सो दिस इज कंटेक्ट एक्सचेंज थ्योरी। अब जो सेकंड वन है वो है कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी। सो कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी में क्या है कि अकॉर्डिंग टू कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है रूट सेल्स में रेस्पिरेशन की वजह से, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंबाइन करेगा वाटर के साथ और बना लेगा कार्बोनिक एसिड, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है रेस्पिरेशन के दौरान, वो क्या करेगा कि रूट सेल्स में कंबाइन कर जाएगा किसके साथ, वाटर के साथ, और कार्बोनिक एसिड बना लेगा। ये जो कार्बोनिक एसिड है जो ही बनेगा ये डिसोसिएट हो जाएगा
into हाइड्रोजन आयंस एंड बाइकार्बोनेट आयंस में। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन आयंस ये बनते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कार्बोनिक एसिड, ये फौरन से क्या होते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं विद कैटाइंस ऑन द क्ले पार्टिकल्स। मतलब कि हाइड्रोजन आयंस अगर सॉइल में जो है इनके जो है पोटेशियम मौजूद होगा या कोई भी सेम चार्ज वाला जो है एलिमेंट मौजूद होगा, तो ये हाइड्रोजन आयन जो है फौरन से क्या करेंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे उन कैटाइंस के साथ ऑफ द सेम चार्ज। तो इसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी, यानी कार्बोनिक एसिड बना, फिर वो डिसोसिएट हुआ हाइड्रोजन आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस में। ठीक है, और फिर ये जो हाइड्रोजन आयन है ये उस केटाइन के साथ जो कि सॉइल सॉल्यूशन में मौजूद थे उसके साथ जो है वो एक्सचेंज हुए। इस थ्योरी को कहा जाता है कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी। जिस तरह की आपको नजर आ रहा है, रूट में जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन हुआ, कार्बोनिक एसिड बना जो डिसोसिएट हो गया H+HCO3 हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट आयंस में। और ये जो हाइड्रोजन आयंस होंगे ये फौरन से क्या करेंगे, ये दोबारा से आयन एक्सचेंज मेथोडोलॉजी जो हमने डिस्कस की है उसके थ्रू क्या होगा कि एक्सचेंज होगी ऑफ द आयंस ऑफ सेम चार्ज, तो ये एक्सचेंज करेंगे विद द पोटेशियम आयंस के साथ, और इसको कहा जाता है कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी। ठीक है, देन मूविंग टूवर्ड्स द एक्टिव एब्जॉर्प्शन, कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या होती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन में मूवमेंट अलोंग एंड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो सकती है, दोनों तरह से हो सकती है। एंड इट रिक्वायर्स द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इफ इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, सो द मैकेनिज्म जो है एक्टिव एब्जॉर्प्शन का, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय कैरियर कॉन्सेप्ट, साइटोक्रोम पंप थ्योरी और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट थ्योरी। दो कॉन्सेप्ट हैं इसको भी एक्सप्लेन करने के लिए, एक तो कैरियर कॉन्सेप्ट है और दूसरा है साइटोक्रोम पंप थ्योरी या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट थ्योरी। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कैरियर कॉन्सेप्ट क्या है। अकॉर्डिंग टू द कैरियर कॉन्सेप्ट और दिस थ्योरी, अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कंप्लीटली इम्पर्मिएबल होती है टू सम आयंस। ठीक है, कुछ आयंस ऐसे होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से नहीं पास कर सकते, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इम्पर्मिएबल होती है फॉर पासिंग ऑफ दोज आयंस। अब होता क्या है कि जो इन आयंस की जो एब्जॉर्प्शन होती है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वैसे अलाउ नहीं करती, वो कैसे होती है कि वो फैसिलिटेट करती हैं सम स्पेशल प्रोटीन्स जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मौजूद होती है, इनके पैसेज को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इम्पर्मिएबल टू द पैसेज ऑफ सम आयंस। अब इन आयंस को चूंकि प्लांट के अंदर इनकी रिक्वायरमेंट है तो इनको प्लांट के अंदर जो है वो जाना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ऐसी प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जो फैसिलिटेट करती हैं पैसेज ऑफ दीज आयंस इनटू द सेल। सो दीज प्रोटीन्स आर नोन एज कैरियर प्रोटीन्स, क्योंकि ये कैरी करती हैं इन आयंस को, इस वजह से इनको कैरियर प्रोटीन का नाम दिया गया। ठीक है, अब पहले क्या होता है कि ये जो कैरियर प्रोटीन्स होती हैं ये कंबाइन कर जाती हैं आयंस के साथ और एक कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स बना लेती हैं। ठीक है, प्रोटीन्स जो है वो इन आयंस के साथ कंबाइन करके कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स बनाएंगी। अब ये जो कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स है ये मूव करेगा अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये जब ये कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स मूव करेगा अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जब ये पहुंचेगा टू द इनर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन पे, तो ये रिलीज करेगा इन आयंस को इनटू द इनर सरफेस ऑफ द सेल और ल्यूमेन ऑफ द सेल। ठीक है, जिसके बाद क्या होगा कि ये कैरियर प्रोटीन्स दोबारा से बाहर जाएंगी सरफेस में, दोबारा से उन आयंस को बाइंड करेंगी, एक कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स बनाएंगी और दोबारा से उन आयंस की जो ट्रांसपोर्ट करेंगी इनटू द ल्यूमेन ऑफ द सेल। तो इस कॉन्सेप्ट को जो है वो कहा जाता है कैरियर कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू कैरियर कॉन्सेप्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट परमिएबल टू वेरियस आयंस। अब ये जो आयंस हैं चूंकि इनको ल्यूमेन ऑफ द सेल में ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो इस वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो है स्पेसिफिक प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जिनको कैरियर प्रोटीन्स कहा जाता है, एज दे फैसिलिटेट द कैरी ऑफ दीज मिनरल आयंस इनटू द इनसाइड ऑफ द सेल। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये जो आयंस हैं ये कंबाइन करेंगे इन कैरियर प्रोटीन्स के साथ, कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा एक, और फिर ये कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स मूव करेगा अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब ये पहुंचेगा व्हेन इट रीचेस द इनर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, ये क्या करेगा कि रिलीज करेगा इन आयंस को
into the lumen of the cell, and after this the carrier protein will go back then to the outer surface and to accept the new ions, and this process continues. So this is the whole process of कैरियर कॉन्सेप्ट. ठीक है कि किस तरह से जो है वो आयन कैरियर कॉम्प्लेक्स बनेगा, किस तरह से वो जो है इनर ल्यूमेन में जो ट्रांसफर होंगी और किस तरह से दोबारा जो है वो बाहर आएंगे और दोबारा से न्यू आयंस की जो है वो ट्रांसपोर्ट करेंगे इनटू द सेल. So this is all for today's lecture. Any questions, students? कोई questions हैं तो आप पूछ सकते हैं प्लीज.